टाटा ग्रुप हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने 9,35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। और अगर अंबानी जी के बारे में बात करें तो उनकी कंपनी रिलायंस ने सिर्फ 3,89,414 लोगों को ही जॉब दे रखा है। और बात करें अगर अडानी ग्रुप के बारे में तो इस कंपनी में सिर्फ 23,000 लोग ही काम करते हैं। रतन टाटा अपनी कमाई का 66% दान कर देते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका नाम अमीर लोगों की लिस्ट में कभी भी नहीं आता है। और यदि हम यहाँ पे यह कहते हैं कि अगर टाटा ग्रुप नहीं होती तो शायद आज हिंदुस्तान इतना ज्यादा आगे नहीं होता, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ने और रतन टाटा ने हमारे देश के लिए जो किया है वो ना तो कभी कोई कर सकता है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो में हम उस महान इंसान के बारे में और उस महान कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जमशेदजी टाटा, जिन्होंने मात्र 21,000 रुपए निवेश करके साल 1868 में टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। और जमशेदजी टाटा ही वो व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो बिजनेस का माहौल शुरू हुआ उसको शुरू करने वाले जमशेदजी टाटा ही थे। इस वीडियो में हम लोग टाटा ग्रुप के एक एक चेयरमैन के बारे में जानने वाले हैं और यह भी जानने वाले हैं कि उन सब लोगों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस दुनिया में एक ही ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके एम्प्लॉइज उस कंपनी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और वो है टाटा ग्रुप। क्योंकि टाटा ग्रुप भी अपने कर्मचारियों की बहुत फिक्र करती है। जब भी जरूरत पड़ती है तो लाखों रुपए अपने कर्मचारियों को वे दे देते हैं। अपने एम्प्लॉइज पे इतना प्यार लुटाना, इस कल्चर को भी जमशेद जी ने ही शुरू किया था। उस समय लोग मजदूरों से 16-16 घंटे काम करते थे और उन्हें मारते पीटते भी थे। लेकिन जब जमशेद जी ने अपनी कंपनी को शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 8 घंटे की ही ड्यूटी करवाई अपने कर्मचारियों से। उन्हें पीएफ देना, इंश्योरेंस देना, ये सारी पॉलिसी जमशेद जी ने ही शुरू किया था, जिन्हें आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। मुंबई का ताज होटल, जो कि आज भी इंडिया के लिए शान है, उसको भी 16 दिसंबर 1903 को जमशेद जी टाटा ने ही बनवाया था। जमशेद जी के 4 मुख्य सपने थे। पहला, एक स्टील कंपनी शुरू करना। दूसरा, एक होटल शुरू करना। तीसरा, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना। और चौथा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है प्रोजेक्ट शुरू किया था कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मुंबई के 17 बिल्डिंग्स को बेच दिया। उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी 19 मई 1904 को उनकी मृत्यु हो गई और जमशेद जी अपने सिर्फ एक ही सपने को पूरा होता हुआ देख पाए थे, और वो था मुंबई का ताज होटल। जमशेद जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके साथ साथ अपने पिता के उन 3 अधूरे सपनों को भी पूरा किया। क्योंकि दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम दिया गया दोराबजी टाटा ट्रस्ट, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को इसी ट्रस्ट के नाम कर दिया। नोएल टाटा, जिनका जन्म 30 अगस्त 1904 को हुआ था। हालांकि नोएल टाटा को बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वे पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको फंडिंग देने वाले नोएल टाटा ही थे। इसके अलावा अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था उसको भी फंडिंग नोएल टाटा ने ही दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी और जब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तब उस समय भी टाटा ग्रुप ने ही मदद किया था। देखो, एक बात तो सही है, टाटा ग्रुप के जितने भी चेयरमैन हुए हैं वो सभी के सभी बहुत ही उदार थे। जब भी देश को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो सबसे आगे खड़ा होता है वो टाटा ग्रुप ही होता है सहायता करने के लिए। 29 जुलाई 1904 को जन्मे जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के चौथे अध्यक्ष बने थे, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा है। जे.आर.डी. टाटा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप में 50 सालों से भी ज्यादा समय तक काम किया था, और वे कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले भारतीय भी थे। जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था तो उस समय टाटा ग्रुप था $100 मिलियन का, और जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप से रिजाइन दिया तो उस समय टाटा ग्रुप था $5 बिलियन का। और जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। टाटा को कई पुरस्कार भी मिले। साल 1955 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंडिया में जे.आर.डी. टाटा ही एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, जो कि उन्हें साल 1992 में मिला था। 29 नवंबर 1993 को 89 वर्ष की उम्र में जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय संसद को उनकी याद में स्थगित कर दिया गया था। साल 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप से रिजाइन दिया, तब उसके बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का 5वां चेयरमैन बनाया गया। जब वे चेयरमैन बने तब टाटा ग्रुप था $5 बिलियन का, और $5 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक का सफर उन्होंने तय किया है।
रतन टाटा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के बिजनेसमैन के लिए एक इंस्पिरेशन है। टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नोएल टाटा एवं माता का नाम सुनी टाटा था। साल 1948 में जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद रतन टाटा को उनके दादी जी ने ही पाला था। उन्होंने 8वीं क्लास तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और जब 1955 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां 1959 को उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी किया था। अगर रतन टाटा चाहते तो सीधे कंपनी के अध्यक्ष बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एम्प्लॉय के तौर पे, एक कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया और जब उन्होंने बिजनेस की सारी बारीकियों को अच्छे से सीख लिया तो उसके बाद 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा एक ऐसे इंसान है जिनकी जिंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियों को जानते हैं और वहां से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो रतन टाटा की जिंदगी से जो हम पहली चीज सीख सकते हैं वह है कि अपने अपमान का बदला सफलता से लो। यह कहानी है साल 1998 की, जब टाटा ग्रुप ने अपने पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था और इसके लिए रतन टाटा ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन इस कार ने ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई और यह मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इतना ज्यादा टाटा ग्रुप को नुकसान हुआ था इस कार को लॉन्च करने के बाद कि रतन टाटा ने यह मन बना लिया था कि अब वे इस कंपनी को ही बेच देंगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। और इसके लिए वे फोर्ड कंपनी के पास गए और उन्होंने बिल फोर्ड से मीटिंग फिक्स की। लेकिन जब उस मीटिंग में रतन टाटा गए हुए थे तो रतन टाटा को वहां पे बेइज्जती किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया। यहां तक कि बिल फोर्ड ने यह भी कह दिया कि अगर तुमको बिजनेस की समझ नहीं है तो इस व्यापार में आ ही क्यों थे, हम आपके इस कंपनी को खरीद कर आप पे एहसान कर रहे हैं। और जब बिल फोर्ड ने इस तरह की बातें कही तो यह बात रतन टाटा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया और उन्होंने उसी वक्त यह डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वे अपनी इस कंपनी को नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। और उस मीटिंग को रतन टाटा ने वहीं पे खत्म कर दिया और वे इंडिया वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, एक नई टीम को तैयार किया, मार्केट को रिसर्च किया कि आखिर हम फेल क्यों हो गए, ऐसी कौन सी गलतियां हुई जो कि टाटा इंडिका को फेलियर साबित कर दी। और इसके लिए टाटा ग्रुप ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और फाइनली एक समय ऐसा आया जब टाटा इंडिका की यह कार बहुत ही ज्यादा सफल हो पाई और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी इस कार ने सफलता हासिल कर ली थी। फिर समय बदला, साल बदले और जब फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी तो बिल फोर्ड ने यह डिसाइड किया कि वे अपनी इस कंपनी को टाटा ग्रुप को बेच देंगे और इसके लिए फिर से इन दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। यह मीटिंग मुंबई में चल रही थी और साल 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की जैगवार एंड लैंड रोवर को $2.8 बिलियन में खरीद लिया था। और जब यह मीटिंग खत्म हुई तो वही बिल फोर्ड ने, जिन्होंने साल 1998 में टाटा की बेइज्जती की थी, उन्होंने टाटा से माफी मांगा और यह भी कहा कि आप हमारे इस कंपनी को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। देखो, वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो यह टाटा की पर्सनालिटी, जिनकी तब बेइज्जती हुई थी तब वे खामोश रहे थे, कुछ नहीं बोला, चुप रहे हुए वहां पे। और जब वक्त बदला तो उन्होंने उसी कंपनी को खरीद लिया जिसके मालिक ने टाटा को नीचे दिखाया था। देखो, रतन टाटा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सारी कहानियों के बारे में बात करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 30-40 मिनट की तो हो ही जाएगी। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो हम दूसरी कहानी के बारे में पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो इस दूसरी स्टोरी से हम यह सीख सकते हैं कि आप अपने देश और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। तो यह कहानी है 26/11 की, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए आज भी शोक का दिन है, क्योंकि इसी दिन यानी 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानियों ने मुंबई के ताज होटल पे अटैक करवाया था, जहां पे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। हम सब जानते हैं कि ताज होटल टाटा ग्रुप की है और आतंकवादियों ने इसी होटल पे अटैक किया था। इस घटना ने हिंदुस्तान के साथ साथ रतन टाटा को भी पूरी तरह से झकझोर दिया। रतन टाटा को जब इस बारे में मालूम हुआ तो वे अपने टीवी पर अपनी आंखों से उस खतरनाक नजारे को होते हुए देख रहे थे, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। और क्या आप जानते हैं, जब ताज होटल पे अटैक हुआ था तो गौतम अडानी भी उसी होटल में थे, लेकिन वे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे। टाटा ग्रुप के जितने भी कर्मचारियों की जान इस अटैक में चली गई थी, उनकी सारी सैलरी को एक साथ उनके परिवार को दे दिया गया और सर रतन टाटा ने उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 26/11 के इस अटैक से देश को उभरने के लिए टाटा ग्रुप ने करोड़ों रुपए दान कर दिए थे। और अभी जो कोरोना वायरस आया था उसके लिए सर रतन टाटा ने 1500 करोड़ का दान दिया था, ताकि देश के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में जानकर उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन रतन टाटा जैसे ना तो कभी कोई हो सकता है और ना ही कभी कोई हो पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।